स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत सारे आवश्यक आविष्कार हो चुके थे, जैसे पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो गया था। औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था। फसल यानी अनाज का आविष्कार हो चुका था, या कह सकते हैं अनाज की खोज हो चुकी थी, या अनाज का प्रयोग हो चुका था। ये हड़प्पा से पहले की चीजें हैं। पहिए के आविष्कार से मानव को सामान ले जाने लाने में बहुत आसानी होती थी। आग की खोज के कारण फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक हो गई। आग का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में यानी पका मांस खाने में करने लगे। तो ये भी एक बहुत क्रांतिकारी खोज उस समय की रही थी। औजार जो थे, ये मानव को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे। औजार बहुत ज़्यादा शेप में अच्छे नहीं थे, लेकिन औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था, जो कि मानव ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। फसलों में जौ, गेहूँ, धान, ये सब फसलों का धीरे-धीरे प्रयोग शुरू हो गया था, जिससे कि मानव का जीवन भोजन के हिसाब से थोड़ा आसान हो गया था। इन सब आविष्कारों ने मानव का जो जीवन है बहुत आसान कर दिया था। उस समय के हिसाब से बहुत आसान जीवन हो गया था। अगर हम आज से तुलना करेंगे तब तो लगेगा ठीक है भाई, वो आदिमानव थे, वो पिछड़े थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो जीवन बहुत आसान हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता। अब आते हैं सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा भी इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हुई है। समय जो है, हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 ईस्वी की, और मोहनजोदड़ो की जो खोज रहेगी वो 1922 की है। हड़प्पा की खोजकर्ता जो रहे हैं वो दयान राम साहनी रहे हैं, और मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, जो हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो रहेगा वो 1,02,99,600 वर्ग मील रहेगा। इसके अगर हम विस्तार की बात करते हैं, तो पश्चिम में सुतकांगे डोर के मकरान तट से, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिला, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। सबसे उत्तर में गुमला एवं सबसे दक्षिण में सूरत जिले का हलवाना इसमें सम्मिलित है। ये बहुत विस्तृत सभ्यता थी। कहा जाता है कि ये पूरी नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि भाई कौन पुराना है, कौन कितना पुराना है? तो कार्बन 14, आप सबने एक नाम सुना होगा, कार्बन 14, जिसके जरिए किसी भी चीज के पुराने होने या उसकी आयु का पता लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की मानी गई है। इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। कार्बन 14 में कहा यह जाता है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो इसका जो समय है बताया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास का। इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब देखते हैं कि प्रमुख स्थल इनके क्या थे और कहाँ थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल माना जाता है हड़प्पा, 1921 में इसकी खोज होती है। दयाराम साहनी जी इसके उत्खनन करता थे। रावी नदी के बाएं किनारे पर इसकी खोज होती है। स्थिति क्या है, मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में आते हैं, 1922 में खोज होती है। खोज करता है रखालदास बनर्जी। सिंधु के दाएं किनारे पर इसकी खोज होती है। फिर लरकाना जिला, पाकिस्तान। सुत कांगेडोर खोज हुई है 1927 में। ऑरल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की है। नदी है दसक, मकरान तट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। चहुदड़ों की खोज जो होती है 1931 में होती है। एमजे मजूमदार उत्खनन करता है। सिंधु के बाएं किनारे पर खोज होती है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। कालीबंगा जो स्थल है 1953 में मिला था।
बीबी लाल एवं बी के थापर इनके उत्खननकर्ता थे। घग्घर नदी जो थी यानी सरस्वती नदी, ये इनकी नदी का तट रहा था और स्थिति राजस्थान की थी। सरस्वती नदी को उस समय की बहुत पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी को राजस्थान में, हालांकि अब इसके कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन ये बहुत पवित्र नदी उस समय मानी जाती थी। अब इनके अगर हम निर्माण योजना की बात करते हैं, तो बहुत उन्नत स्तरीय इनकी निर्माण योजना रही थी उस समय के हिसाब से। नगरीय सभ्यता थी, दो खंड होते थे, पूर्वी टीला यानी निचला नगर, पश्चिमी टीला, ये इसको गढ़ी बोलते थे। अब इसमें क्या था, चबूतरे का निर्माण था। इस खंड में किलेबंदी पाई गई है, यानी जो इनको कहीं न कहीं से ये लोग घेर के रखते थे, किले जैसा बना के रखते थे सुरक्षा की नज़र से। किलेबंदी में आने-जाने का मुख्य मार्ग उत्तर दिशा में था। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि किस दिशा में आने-जाने का मार्ग था। यहाँ उत्खनन में उत्तरी प्रवेश द्वार एवं रावी के किनारे के बीच एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास एवं सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। ये पूछे जाते हैं, अन्न भंडार है, श्रमिक आवास है, कब्रिस्तान है, ये तीन चीजें वहां पर मिली थी। अन्न भंडार की संख्या जो थी 12 थी, छह छह की दो कतारों में बने हुए थे। ये अन्न भंडार ऐसे बने हुए थे कि छह इधर छह इधर। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल लगभग 15.24 गुणे 6.10 मीटर था। अन्नागार भवनों का पूरा क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर के आसपास फैला था। एक उन्नत किस्म के ये आपके अन्नागार रहे थे। ये जो अन्नागार थे, ये बड़े थे, दो कतारों में थे, ऐसा हमें खोज में मिला है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के निर्माण की योजना क्या थी। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें चीज मिली है वो है स्नानागार। बड़ा इमारत है स्नानागार जो है, और एक धान्य कोठार। स्नानागार की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है, गहराई इसकी 2.43 मीटर है, और दूसरी इमारत जो है वो 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। ये धान्य कोठार है। देखिए उस समय अनाज होता था, तो अनाज को कहीं न कहीं हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है। यह नगर 2 खंडों में विभाजित है, पूर्वी एवं पश्चिमी। पश्चिमी भाग ऊँचा परंतु छोटा। पश्चिमी खंड के आसपास कच्ची ईंटों की किलेबंदी होती थी। देखो किलेबंदी क्या है कि ये लोग भी खुद को सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी में रखते थे। इसमें और भी चीज़ें मिले हैं, मीनारे और बुर्ज। उन्नत स्थिति में चीज़ें मिली हैं। इसमें क्या था कि उस समय पर ईंटों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो ईंटों का प्रयोग यानी इमारतें अच्छी होना। पश्चिमी गढ़ी में अनेक सार्वजनिक महत्व के स्थल जैसे अन्न भंडार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, विशाल स्नानागार ये मिले हैं। स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण सिरों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसकी फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई है। इस स्नानागार का इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जब कोई बड़ी स्नान वगैरह वैसे होते थे, अनुष्ठान होते थे, तो वहां पर हमें इसका प्रयोग देखने को मिलता था। चहुदड़ो जो स्थान है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। लोथल लोथल की नगर निर्माण योजना एवं उपकरणों में समानता में आधार पर इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा जाता है। देखिए लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, ये इसलिए लोथल को कहा जाता है कि यहाँ की जो स्थितियां थी वो काफी उन्नत थी। यह बस्ती जो है दीवार से घिरी हुई थी। दो खंड इसके भी थे, गढ़ी और निचला नगर। यहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मिलेगा हमें कि अग्नि पूजा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गढ़ी में अनेक मकानों में वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्नि स्थान पाए गए हैं, जिसमें राख के साथ मृतपिंड मिले हैं। शायद इसका उपयोग यज्ञ जैसे अनुष्ठान के लिए होता होगा। कच्ची मिट्टी के एक मकान से मिट्टी के बर्तनों में कीमती पत्थरों से 600 अर्धनिर्मित मनके मिले। देखिए
अगर मनके बनाने का कारखाना पूछा जाएगा तो चौंदड़ो बताएंगे। और मनके अर्धनिर्मित कहाँ मिले हैं? वो लोथल में मिले हैं। एक कारखाना यहाँ हो सकता है, लेकिन वैसे हम कारखाने का नाम अगर चौंदड़ो विकल्प में तो चौंदड़ो ही देंगे। एक और उपकरण मिला है जिसे दिशा सूचक के रूप में जाना जाता होगा, यानी अग्निकुंड, अग्निवेदी इसको बोलते हैं। कई बार परीक्षाओं में यज्ञवेदी भी पूछा गया है। ये लोथल और कालीबंगन दो जगह से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिली है हमें। सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। कालीबंगा, इस नगर को भी गढ़ी और निचला नगर के रूप में बसाया गया था। गढ़ी को दो भागों में एक दीवार द्वारा विभाजित कर दिया गया था। अनेक जगहों पर ऊंचे ऊंचे चबूतरों के शिखरों पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, जिसे यज्ञ के हवन कुंड के रूप में पहचाना गया है। यहाँ से अलंकृत ईंटों का उदाहरण प्राप्त होता है। हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियां, देखिए लाल बलुआ पत्थर होता था। इस पत्थर का एक युवा पुरुष का धड़ मिला है। यह मूर्ति पूर्णतया नग्न है। एक अन्य मूर्ति जो सलेटी चूने पत्थर की बनी है, जो नृत्य मुद्रा में बनाई गई आकृति का धड़ है। यह आकृति दाएं पैर पर खड़ी है और बाएं पैर आगे की ओर कुछ ऊपर उठा हुआ इसमें दिखाया गया है। पाषाण निर्मित पशुओं की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से 25.4 सेंटीमीटर ऊंची एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसमें मेढ़े जैसे सींग और शरीर दिखाए गए हैं और हाथी जैसी सूंड है। मोहनजोदड़ो से ही सैलखड़ी का एक कुत्ता प्राप्त हुआ है। कांस्य मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 14 सेंटीमीटर ऊंची एक नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी बाईं भुजा जो कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरी हुई है, में एक पात्र है। इस मूर्ति का निर्माण द्रवी मोम विधि से हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी विधि है? द्रवी मोम विधि। मोहनजोदड़ो से कांसे की कुछ पक्षियों की आकृति मिली है। भैंसा, मेढ़ा की आकृति विशेष उल्लेखनीय है। लोथल से तांबे के पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृतियां यहाँ पर मिली हुई हैं। अब हम देखते हैं पशु मृण मूर्तियां जो मिली हैं। सिंधु सभ्यता की पशु मृण मूर्तियां मानव मूर्तियों से अधिक संख्या में पाई गई हैं। अधिकांश पशु मूर्तियां मिट्टी की मिली हैं। मोहनजोदड़ो में छोटे सींग, बिना कुबड़ वाले बैल, उसके बाद कुबड़ वाले बैल, ये तीन चीजें हमें मुख्य रूप से देखने को मिली हैं। मोहरे जो यहाँ से मिली हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो मोहरों के लगभग 20,000 टोटल मोहरें यहाँ से मिली हैं। सर्वोत्तम कलाकृतियां मानी गई हैं ये। अधिकांश मोहरों पर चित्रलिपि में लेख हैं, उन पर पशु आकृतियां बनी हैं। मोहरे जो हैं 1.77 सेंटीमीटर से 0.91 सेंटीमीटर लंबी, 1.52 सेंटीमीटर से 0.51 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.27 सेंटीमीटर मोटी हैं। अब तक प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी की बनी है। लोथल और देसालपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। ये थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। प्रश्न ऐसे आया था कि बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी। अब युद्ध संबंधी उपकरण इनके जो रहते थे, तांबे एवं कांसे के भाले, चाकू, बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भाले के फाल प्राप्त हुए हैं। अब आरियां भी मिली हैं मोहनजोदड़ो से, एक तांबे की, एक कांसे की, काफी संख्या में छेनियां मिली हैं। लोथल से नोक की तरफ छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। यहीं से एक खांचे वाला बर्मा मिला है। तांबे का एक हसिया का फाल मोहनजोदड़ो से मिला है। ये चीजें हमें वहां से युद्ध सामग्रियों के लिए मिली हैं कि ये लोग खुद की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग करते होंगे, लकड़ी काटने के लिए इनका प्रयोग करते होंगे, लोहा काटने के लिए इनका प्रयोग करते होंगे, या अन्य उपकरण बनाने में इन औजारों का प्रयोग जरूर करते होंगे। अगली चीज देखते हैं कि इनकी आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी। सोना है, अफगानिस्तान, फारस, भारत। चांदी, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान। टिन, ईरान, अफगानिस्तान। सेलखड़ी,
बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। हरितमणि दक्षिण भारत। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत। नील रत्न बदख्शां, अफगानिस्तान। सीसा ईरान, राजस्थान और अफगानिस्तान। ये आयात करने वाली वस्तुएं इनकी रही थी। मापतौल के बारे में अगर हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए मोहनजोदड़ो से सीप का एक मापदंड मिला है। यह 16.55 सेंटीमीटर लंबा, 1.55 सेंटीमीटर चौड़ा, 0.675 सेंटीमीटर मोटा है। इसके एक तरफ बराबर बराबर दूरी पर 9 निशान बने हैं। किन्हीं भी दो निशानों के बीच की दूरी 0.66 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा लाइन है ये महत्वपूर्ण है। प्री में आया था, तीनों चीजें ऐसे दी हुई थी, फिर उसमें था कि कौन सा इनमें से सही है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, इसलिए हमें पढ़ना रहेगा। हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से मिला हुआ है। भूरे पत्थर के बांट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य पत्थरों में चूना पत्थर, सेलखड़ी, स्लेट, ये सब बांट मिले हैं। बांट के कई आकार प्रकार होते थे। घनाकार बांट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। चपटे बेलनाकार, शंक्वाकार, ढोलाकार बांट ये प्राप्त हुए हैं। इसमें तौल की जो इकाई रही थी वो 16 थी, 16 के अनुपात में थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हुए हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ रही थी। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, जो इसकी लिपि के बारे में एक बार बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भावना चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता मानी जाती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो हमारे प्री मेंस वनडे एग्जाम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। करंट अफेयर्स के वीडियो डाले जाते हैं, और प्री में जो अक्सर आते हैं ना सवाल की, हाल ही में समाचारों में देखा गया, ऐसे वाले हाँ जो खबर हैं वो भी आपके यहाँ पर डाली जाती हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।